नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। सिनेमा पर अपनी साप्ताहिक पेशकश में सत्य हिंदी पर हम हर हफ्ते सिनेमा से जुड़े तमाम पहलुओं पर बात करते हैं, जिनमें सिनेमा से जुड़े ट्रेंड्स पर बात होती है, सिनेमा से जुड़ी हस्तियों पर बात होती है, कहानियों पर, दिलचस्प घटनाओं पर, संगीत पर, गीत पर और तमाम ऐसी बातों पर बात होती है, जो हम समझते हैं कि सिनेमा और समाज के रिश्ते के बारे में ज़रूरी हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है, सिनेमा समाज से सीधे संवाद का सबसे सशक्त माध्यम है। इसलिए सिनेमा पर गंभीरता से बातचीत होनी चाहिए। तो सत्य हिंदी पर हमारी ये कोशिश इसीलिए इसी मकसद से जारी है और आज हम बात करने वाले हैं सिनेमा से जुड़े एक बहुत दिलचस्प पहलू के बारे में, जो अभी एक हाल में फ़िल्म आई है, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र, जो कि एक सुपर हीरो जॉनर की फ़िल्म बताई जा रही है। ब्रह्मास्त्र की जो बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आई है 1 हफ्ते बाद, वो ऐसा बता रही है कि फ़िल्म जो है वो हिट हो गई है। बॉक्स ऑफिस पर उसने कामयाबी हासिल की है। तो उसकी कामयाबी के क्या मायने हैं हिंदी सिनेमा के लिए, क्योंकि अभी हाल में बहुत सारी फ़िल्में जो हैं वो बड़े सितारों की, वो भी बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हुई, जैसे कि आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा, अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज और रक्षाबंधन और अजय देवगन की फ़िल्में। तो ये जो चीज़ है, इसका क्या मतलब है हिंदी सिनेमा के लिए? क्या ये कोई नया रास्ता खोल रहा है ब्रह्मास्त्र? क्या सुपर हीरो लोगों को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, क्योंकि जो ये ब्रह्मास्त्र फ़िल्म है, इसमें टेक्निकल तामझाम बहुत है, बहुत चमत्कार हैं स्पेशल इफ़ेक्ट्स के। क्या उससे लोग प्रभावित हो रहे हैं? क्या चीज़ें हैं जो दर्शकों को प्रभावित कर रही हैं? इसी पर आज हम बात करेंगे। मेरा नाम है अमिताभ और अब मैं आपको अपने साथी पैनलिस्ट से परिचय करा दूँ। मेरे साथ एक बहुत विशिष्ट पैनल है। मेरे साथ हैं प्रोफ़ेसर जबरीमल पारख, जो कि हिंदी सिनेमा पर बहुत जाने-माने विश्लेषक हैं, बहुत समय से हिंदी सिनेमा के बारे में गंभीर लेखन कर रहे हैं। मेरे साथ हैं वरिष्ठ फ़िल्म समीक्षक अजय ब्रह्मात्मज, जो निरंतर फ़िल्मों की नियमित समीक्षा करते हैं, साथ-साथ फ़िल्मों का विश्लेषण करते हैं। मेरे साथ हैं फ़िल्म पटकथा लेखक धनंजय कुमार और फ़िल्म पटकथा लेखक करण व्यास। करण व्यास का मैं अपने दर्शकों से परिचय करा दूँ, जो कि हमारी आज की चर्चा में पहली बार जुड़े हैं। करण स्कैम 92 और स्कैम 2003 जो बहुत पॉपुलर वेब सीरीज़ है, उसके जो पटकथा लेखन की जो टीम है, उससे जुड़े रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, स्कैम सीरीज़ में हमने हर्षद मेहता और अब्दुल करीम तेलगी की कहानियाँ देखी हैं। तो करण, मैं सबसे पहले आप ही से शुरुआत करता हूँ। आज आप पहली बार हमारी चर्चा में शामिल हुए हैं और आप हम सब में सबसे अपेक्षाकृत युवा दिख रहे हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो सुपर हीरो जॉनर की फ़िल्म है, का जो सिनेमा है, इसका ब्रह्मास्त्र के हिट होने का हम क्या मायने लगाएँ? क्या अब ये है कि जो दर्शक है वो तकनीकी तामझाम, जो कि हॉलीवुड की एक विशेषता हुआ करती थी एक ज़माने में, क्या उसने ज़्यादा प्रभावित किया है? क्योंकि ब्रह्मास्त्र के बारे में सभी लोग ये कह रहे हैं जिन्होंने देखा है कि फ़िल्म की कहानी कोई बहुत अच्छी नहीं है, फ़िल्म की कहानी में कुछ दम नहीं है और संवाद भी कोई बहुत ऐसे नहीं है जो आपको खींच सकें। आप क्या कहेंगे? नहीं, आपकी बात एकदम सही है कि जो ये नई तकनीक है, ये नया जॉनर है, इस नए जॉनर को हमने एकदम ही भारतीयकरण किया गया है जिसका। तो एक को एक नई दुनिया जो दिग्दर्शक ने दिखाई है, अयान मुखर्जी ने, जो निर्माता है करण जौहर ने, तो वो जो एक ये जो पूरी नई दुनिया दिखाई गई है, उससे लोगों को काफी प्रभावित किया गया है। हम जिसे बोलते हैं कि एक जो वर्ल्ड बिल्डिंग होता है, कि आज आप जिसको इन लोग ने अस्त्रवर्ष का नाम दिया है, जैसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है, डीसीयू है, डिटेक्टिव कॉमिक्स का एक यूनिवर्स है जिसमें बैटमैन, सुपरमैन और वो लोग हैं, और जैसे मार्वल का है तो सब जानते हैं, एक स्टार वॉर्स का एक यूनिवर्स है। वैसे एक तरीके का एक नई दुनिया बनाई गई है जिसका नाम है अस्त्रवर्ष, और ये सबसे पहली फिल्म है उसकी। और सुपर हीरो जॉनर से भी ज्यादा इसमें बहुत सारे किरदार हैं, बहुत सारे पावर है, वानर अस्त्र है, वायु अस्त्र है, अग्नि अस्त्र है, मतलब नंदी अस्त्र है। तो ये सारी जो चीजें हैं, उन सारी चीजों ने, प्लस इसका जो एक एग्जीक्यूशन है, उस एग्जीक्यूशन ने बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया है।
मतलब हाँ, कहानी में कमजोरियां होती है, संवाद भी शायद कमजोर लोगों को लग सकते हैं, पर वो तो जाहिर सी बात है, बहुत सारी फिल्मों में भी होता है। पर इसका जो एग्जीक्यूशन है, जो डायरेक्शन है, या जो वीएफएक्स को जिस तरीके से दिखाया गया है, एक डिटेलिंग है, अ, उसने बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया है। और यहाँ का हमारा जो जो यंग जनरेशन है, वो जो हॉलीवुड की इतनी सारी सुपर हीरो फिल्म्स जैसे स्पाइडरमैन, बैटमैन, ये वो देख रहे हैं। मतलब आप पिछली एवेंजर्स फिल्म का जो कलेक्शन है या उसके लिए जो उत्साह था, वो आप देख ले। और उस मिक्स में एक भारतीय कहानी का इस तरीके का प्रस्तुत करना निर्माता दिग्दर्शक का, वो बहुत ही काबिल तारीफ है और वही प्रभावित कर रहा है। एक जो कहते हैं ना कि अच्छा। एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, कि आप अगर 3D में देखो ये फिल्म, या मैंने खुद ने एक आईमैक्स 3D में देखी है, तो आप मतलब सिर्फ प्रशंसा ही निकलेगी। आप जो थोड़ी बहुत कमियां हैं, आप उसको शायद इग्नोर करके एंजॉय कर सकते हो। जी। अच्छा, आपने कहा कि थोड़ी बहुत कमियाँ हैं, उनको इग्नोर करके एन्जॉय कर सकते हैं। अजय जी, मैं आपके पास आता हूँ। ये जो आज हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या सुपर हीरो का ब्रह्मास्त्र बचाएगा सिनेमा, जो हमने इस चर्चा का विषय रखा है, और अभी करण ने कहा कि जो थोड़ी बहुत कमियाँ हैं, उनको आप इग्नोर कर दें, तो आप इस फ़िल्म को एन्जॉय कर सकते हैं। एक तो आपकी राय मैं इस पर जानना चाहूँगा कि ये जो तकनीकी कमियाँ, ये जो बात क कमियों वाली है, इसको इग्नोर करके फ़िल्म को एन्जॉय करना, ये कैसा, इस राय के बारे में आपका क्या कहना है? दूसरी बात ये कि हम हिंदी सिनेमा में जब सुपर हीरो जॉनर की बात करते हैं अजय जी, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये कुछ 20-30 साल पुरानी बात है, लेकिन दरअसल देखा जाए तो हिंदी सिनेमा में सुपर हीरो का जॉनर जो है, वो तो अगर हंटर वाली नडिया की फ़िल्में देखी जाएँ, तो वो क्या थी? वो भी सुपर हीरो वो भी एक तरह से सुपर हीरो का ही ज़माना था, जो कि 30s में बनी थी फ़िल्में। तो वहां से जो शुरू हुआ है खेल, और अमिताभ बच्चन शहनशाह में बने, अजूबा में बने, और अनिल कपूर मिस्टर इंडिया में बने, उससे भी बहुत पहले बहुत सारे दर्शकों को शायद याद नहीं होगा, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे नाम की अगर एक फिल्म का मैं जिक्र करूं, तो वो शायद नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन जैसे ही मैं किशोर कुमार का गाना उनको याद दिलाऊंगा कि मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, तो शायद सबको याद आ जाए कि हाँ, इस तरह की कोई फिल्म थी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप बहुत गंभीर अध्ययन करते हैं, आप सिनेमा के इतिहास के भी का भी अध्ययन करते रहे, तो ये जो सुपर हीरो जॉनर है, क्या ये जो बात अभी करण ने कही कि नहीं, जो एक तकनीकी शिष्टता है, भव्यता है, वो लोगों को लुभा रही है, और वो शायद अब ज्यादा दिन तक रहने वाली है? आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, तुरंत निष्कर्ष जैसा निकालना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। एक चीज तो हुआ है कि इसकी कमाई ने जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक मायूसी छाई हुई थी, उस मायूसी को खत्म कर दिया है, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। बाकी कमाई का रेशियो क्या है, उस पर भी हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि इस फिल्म की लागत 400 करोड़ है और कल तक इस फिल्म ने 300 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं 10 दिनों में। तो 300 करोड़ की अभी तक कमाई हुई है, 400 करोड़ की लागत है। अभी आने वाले दिनों में और कमाई होगी तो शायद ये मुनाफे में आ जाएगी। लेकिन ये 300 करोड़ का आंकड़ा बहुत जबरदस्त है हिंदी फिल्मों के लिए, क्योंकि इस बीच में ऐसी कोई फिल्म नहीं आई है जिसने ऐसी कमाई की हो। अब आपकी बात पे मैं आता हूँ, वो सुपर हीरो मॉडल जो है हिंदी फिल्मों के लिए कितना कामयाब हो सकता है। जिस एक बात की कमी हमेशा रही लोगों को कि हम लोग विदेशी फिल्मों की नकल पे फिल्में बनाते हैं। मैं यहाँ आयान मुखर्जी की तारीफ करूंगा, अगेन करण की बात को दोहराते हुए, कमियों के बावजूद, कि उन्होंने भारतीय सुपर हीरो एक चुना है, उन्होंने भारतीय कहानी दी है, उन्होंने भारत के पुराने शास्त्रों से, पुरानी धारणाओं से कुछ एक चीजें निकाली हैं, और बहुत ही स्मार्ट तरीके से पुराने समय में ये नहीं गए हैं, न कहीं से जोड़ा है इसको। बस एक ब्रह्मांड की कहानी, ब्रह्मांड की कहानी, और फिर ब्रह्मास्त्र की कहानी आती है, जो एक किस्सा बताया जाता है शुरू में, वहां से ये फिल्म शुरू होती है, और फिर आप धीरे धीरे उस यूनिवर्स में घुसते हैं, अस्त्रावर्ष में घुसते हैं। वानर सेना का खात्मा हो चुका है, वानर अस्त्र का खात्मा हो चुका है, शाहरुख खान की मृत्यु हो गई है, वानर अस्त्र खत्म हो गया। अब इसके बाद से अभी जो शिवा है, जो आग्नेयास्त्र है, अग्नि का अस्त्र है, वो कामयाब हुआ है अपने काम में। और आगे जैसा कि भावना बनी है और बताया भी गया है
कि देव आने वाला है, अपना अगला एपिसोड, अगली कड़ी देव पर होगी। देव जो शिव का पिता है, और अमृता भी आएगी, अमृता जो शिव की माँ है। और ऐसा कहा जा रहा है, दीपिका तो श्योर है कि अमृता है वो, ऐसा कहा जा रहा है कि रणवीर सिंह आने वाले हैं देव के रूप में। तो इस हिसाब से एक जिज्ञासा बनती है, दूसरी कड़ी भी देखी जाएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार 10 साल नहीं लगेंगे, 3 सालों में वो आ जाएगी फिल्म। और इस फिल्म की कमाई ने भरोसा दिया है अयान और करण सबको, पूरी टीम को, कि वे लोग इस फिल्म के प्रोडक्शन में आगे बढ़े। अब रही बात फिल्म की कमियों की, कंटेंट की, कंटेंट के बारे में मैं इधर लगातार कह रहा हूं कि कंटेंट बड़ा ही अमूर्त धारणा है, हो गई है। कंटेंट क्या है? एक फिल्म आपको अच्छी लगती है, कनेक्ट करती है, आप कहते हैं कंटेंट बड़ा अच्छा है। आपको फिल्म नहीं अच्छी लगती, आप कहते हैं कंटेंट बुरा है। फिल्मों की कमाई से कंटेंट निर्धारित होने लगा है। जिस फिल्म की कमाई बहुत अच्छी हो गई, RRR की कमाई बहुत अच्छी है, मैं नहीं मानता उसका कंटेंट बहुत अच्छा है। KGF की कमाई बहुत अच्छी है, मैं नहीं मानता उसका कंटेंट बहुत अच्छा है। आज अभी इसी फ्राइडे को फिल्म रिलीज हुई है जोगी, उसका कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी कोई कमाई नहीं है, वो OTT पे आई है। ऐसे पिछले 8 महीनों में भी ऐसी बहुत सारी फिल्में आई हैं जिनका कंटेंट बहुत अच्छा था, लेकिन कमाई के नाम पर कुछ भी नहीं था। द कश्मीर फाइल्स कंटेंट के मामले में मेरे लिए सिफर है, लेकिन उसकी कमाई ने तो छप्पड़ तोड़ कमाई की थी। तो लेकिन होता क्या है कि भारतीय संदर्भ में कमासूत करेजा पर सूत, जो कमासूत है, जो पैसा कमा के लाया है, वो सबका प्यारा हो जाता है। और वही हुआ है हिंदी फिल्मों और साउथ की फिल्मों के साथ। कंटेंट पर हम लोग विचारने के, आज भी जो हम बात कर रहे हैं वो इस फिल्म की कमाई की वजह से बात कर रहे हैं। ये कितने अफसोस की बात है कि 4 लोग ऐसे बैठे हुए हैं यहाँ पे, 5 लोग, और हम लोग इसके कंटेंट से ज्यादा इसकी कमाई की वजह से इस पर हम बात कर रहे हैं, कंटेंट पे बात नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पूरा दौर ही उपभोक्ता समाज में हम लोग रह रहे हैं। हम चाहेंगे जी अजय जी, हम तो चाहेंगे कि आप कंटेंट पर भी बात करें। जी, तो हम जिस उपभोक्ता समाज में रह रहे हैं वहाँ सचमुच कमाई बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। हर कोई दूसरे से जानना चाहता है कि आप कमा क्या रहे हैं। मुझसे लोग पूछते हैं कि आप तो रिटायर हो गए, मैं पर्सनल संदर्भ रिटायर हो गए, अब क्या कमा रहे हैं आप? भाई कमाई का मतलब क्या है? पैसों में ही सिर्फ कमाई होती है, या यूनिवर्स आप बदलते हैं, आप कंटेंट सोच बदलते हैं, लोगों की धारणाएं बदलते हैं, यह भी एक कमाई है। तो इन सारी चीजों पर भी, और फिल्म के कंटेंट पर जो आप कह रहे हैं बात करने की, मुझे लगता है इस फिल्म का कंटेंट अच्छा है, बेहतरीन है, उसमें सुधार की संभावना है। मुझे तो यहाँ तक लोगों ने कहा, कहना नहीं चाहिए कि चूंकि फिल्म के संवाद लेखक हुसैन दलाल हैं, तो लोगों की धारणा ये है कि वो मुस्लिम आदमी क्या डायलॉग लिखेगा हिंदी यूनिवर्स का, हिंदू यूनिवर्स का, ये धारणा है लोगों की। इस तरीके से हम सोचने लगे हैं। लोग भूल गए कि राही मासूम राजा ने महाभारत लिखी थी। धर्म से जब आप जोड़ेंगे, ऐसे क्रिटिक मिले मुझे जिन्होंने कहा हुसैन दलाल को रखने की क्या जरूरत थी, किसी हिंदी वाले को, किसी हिंदू को पकड़ लेते, वो ज्यादा बेहतरीन थे, उसके तो नस नस में हिंदू धर्म समाया हुआ है। तो जब इस तरीके से हम विचार करने लगते हैं तो कंटेंट कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, बाकी चीजें बहुत आगे आ जाती हैं। बाकी दोस्त भी बात करें, उसके बाद में फिर आता हूं दोबारा, आप जब बुलाएंगे तो। जी शुक्रिया शुक्रिया। परख साहब, अभी अजय जी ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही कि कंटेंट बहुत अमूर्त वस्तु होता है। तो आपसे, चूंकि आप हिंदी सिनेमा का बहुत सिलसिलेवार विश्लेषण करते रहे हैं, उसकी प्रवृत्तियों का, आपसे एक तो कंटेंट को लेकर के यहाँ जो बातचीत शुरू हुई है उस पर मैं आपके विचार जानना चाहूँगा। दूसरी बात ये है कि ये जो सुपर हीरो जॉनर है, मतलब अगर हम देखें तो हमारा हिंदी फिल्मों का जो हीरो है वो तो जब से अमिताभ बच्चन का पर्दे पर अवतरण हुआ उसके बाद से तो वो हीरो सुपर हीरो ही हो गया है, क्योंकि वो अकेला ही जो है वो सब कुछ धराशायी कर देता है। तो और शहंशाह और तूफान बन के, तूफान में अमिताभ बच्चन ने सुपर हीरो का चोला ओढ़ा भी था। तो ये जो सुपर हीरो की अवधारणा है, ये सुपर हीरो की अवधारणा मतलब भारतीय संदर्भों में कितनी ज्यादा, क्या कहूँ उसको, लोकप्रिय है या कैसे हमारे मानस में बैठी हुई है? क्योंकि वैसे देखा जाए तो हमारे सब जितने भी पौराणिक पात्र हैं वे सब सुपर हीरो हैं, सारे के सारे जितने भी पौराणिक पात्र हैं, जिनमें आप
अवतारों को भी शामिल कर लें, ये सब सुपर हीरो हैं। और उसके अलावा जो हमारे ऐतिहासिक पात्र हैं उनको भी हम सुपर हीरो मानते हैं। हम हमारी जनमानस में बसा हुआ है, लोकमानस में कि वे सब सुपर हीरो हैं, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे सम्राट पृथ्वीराज हो, या इस तरह के जितने भी पात्र रहे हैं। तो ऐसे में ये जो हॉलीवुड से सुपर हीरो का कंसेप्ट आया है, क्या आपको लगता है इसको हमें इसको फॉलो करना चाहिए, या जो हमारा अपना एक जॉनर है जिसको कि ब्रह्मास्त्र ने बड़े चालाकी से, जो अजय जी ने कहा भी कि बहुत खूबसूरती से मतलब मिलाया है कि आपका पात्र जो है वो डीजे है, लेकिन वो उसका पूरा संदर्भ जो है उन्होंने पौराणिक मिला दिया है, वो शिवा है, वो ईशा है, इस तरह की जो चीजें हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, ये फिल्म मैंने कल देखी थी और देखने के पीछे वजह यही थी कि आपने 4 दिन पहले 5 दिन पहले मुझे बताया था कि इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर चर्चा होनी है तो फिल्म तो देख लेनी चाहिए, केवल इतना पर्याप्त नहीं है कि सिर्फ तकनीक पर बात करें या इससे जुड़े हुए मुद्दों पर, फिल्म भी देखनी चाहिए। फिल्म मैंने देखी और थोड़ा बहुत मैंने हॉलीवुड की इस तरह की सुपर हीरो वाली फिल्में भी देखी है। पहली बात तो यह है कि मुझे ये फिल्म बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसकी वजह यह है कि मुझे इस तरह की फिल्में मैं पसंद नहीं करता, इसलिए पसंद नहीं करता, इसलिए कल भी मैंने पसंद नहीं की। तकनीक मेरे लिए महत्वपूर्ण होती है तभी जब कंटेंट ऐसा हो जिसका कोई मीनिंग हो। जैसा कि अभी अजय ने कहा कि हम इस बात को अब लगातार भूलते जा रहे हैं कि कंटेंट का कोई मकसद भी होता है कि दुनिया को बदलने का, दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाने का। आजकल सारी चीजें इसी चीज से देखी जा रही है कि फिल्म ने कितनी कमाई की, और कमाई से हम तय कर रहे हैं। कमाई से हम जब तय करते हैं और कमाई ही हमारा आदर्श हो जाता है, तो फिर इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता कि उसका कंटेंट कैसा है। तो ये इस पर भी लागू होता है। निश्चित रूप से हॉलीवुड से लिया गया पूरा आइडिया है। छोटे बच्चे तक, जैसे मेरा नाती जो साथ में था, उसे फिल्म अच्छी लगी, पसंद की उसने, और उसे 2 तरह की फिल्में याद आई। एक तो एवेंजर्स की फिल्में और एक मार्वेल की फिल्में, जो मार्वेल हाँ सीरीज में फिल्में आती है, वो याद आई। जी, यानी कि उसे ये लगा कि ये फिल्में उसी तरह की फिल्में। तो इसलिए अब मुझे ऐसा लगता है, ये मतलब किसी के प्रति अपमान करने के लिए नहीं कहता हूँ, कह रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की फिल्म जो है किशोर वय तक के बच्चे पसंद करते हैं, और अगर किशोर वय से ऊपर के लोग भी उसे पसंद करते हैं, तो इसका मतलब है कि जो एक आलोचनात्मक रुख सिनेमा के प्रति विकसित होना चाहिए, अपने आसपास के यथार्थ से जोड़कर उसे देखना चाहिए, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। हम शायद उसमें पीछे छूट गए हैं और हम ये मान रहे हैं कि जो हमारा मनोरंजन कर रही है, भले वो 13 साल के बच्चे का मनोरंजन वाली फिल्म हो, और हम 33 साल की और 45 साल की उम्र में भी या 50 साल की उम्र में भी उससे मजा ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं विकास की प्रक्रिया गड़बड़ा गई है, बौद्धिक विकास की प्रक्रिया। तो ये एक मुद्दा मेरी दृष्टि में है। जहाँ तक इस फ़िल्म का सवाल है, जिस चीज़ की प्रशंसा की जा रही है, मुझे उसी में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, वो है इसका भारतीयकरण। आप देखेंगे कि पश्चिम की ये फिल्में जो हैं, वो किसी ईसाई, किसी क्रिश्चियन माइथोलॉजी से जोड़ के नहीं रख रहे हैं, वो बिल्कुल काल्पनिक है, वहाँ पर जो कुछ भी है। 90% मतलब हो सकता है 1-2 चीज़ें मेरी जानकारी में ना हो, लेकिन हमारे यहाँ पर इसे हिंदू माइथोलॉजी के साथ जोड़ा गया है, और हिंदू माइथोलॉजी के साथ है काल्पनिक, क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी में भी इस तरह की कहानियाँ नहीं है। ठीक है? हाँ, शब्द हैं, जैसे ब्रह्म शब्द हैं, अस्त्र शब्द हैं, कुछ ऐसे अस्त्रों की चर्चा भी हमें माइथोलॉजी में पुराणों में मिल जाएगी, जैसे आग्नेयास्त्र वगैरह इस तरह की। लेकिन कई सारे अस्त्र तो काल्पनिक हैं, जैसे नंदी अस्त्र जैसी कोई चीज़ नहीं है, वानर अस्त्र जैसी कोई चीज़ नहीं, ये इसके सही अपनी बात। फिल्म वालों की कल्पना है। लेकिन काल्पनिक हो या वास्तविक हो, उसने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, वो हिंदू माइथोलॉजी से किए हैं,
और हिंदू माइथोलॉजी को इस तरह से पेश किया गया है जैसे कि सूर्य सारे ब्रह्मांड की सारी सृष्टि के पीछे की शक्ति जो है वो हिंदू पुराणों की उन अवधारणाओं में नहीं थे। अज्ञान सिर्फ ये नहीं है हमारे तरफ, हमारे यहाँ का, कि वो वर्तमान को एक वैज्ञानिक दृष्टि से देख सके। अज्ञान इस बात का है कि हमारी जो पौराणिक परंपरा है उसके बारे में भी हम ज्ञान सिनेमा से लेते हैं। हम जो है, हमें पुरानों का कोई ज्ञान नहीं है, हमें मतलब है कि नई जनरेशन को, उनके लिए ये जो प्रस्तुत किया जा रहा है इसे वो ये मान सकते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर इस तरह की शक्तियां हैं, ऐसे अस्त्र हैं, ऐसे देवता हैं जो इस सारी सृष्टि को कंट्रोल करते हैं। आप देखेंगे कि एवेंजर्स वगैरह की जो चीजें हैं उसमें भी पूरा ब्रह्मांड या पूरा यूनिवर्स जो है हमेशा खतरे में पड़ा रहता है। यह अमेरिका की पॉलिटिक्स के अनुकूल है। आपने इंडिपेंडेंस डे फिल्म देखी हो तो एलियन आते हैं हमला करने के लिए और उस समय अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो युद्ध में शामिल होता है। और एक तरह से उस फिल्म में ये पेश किया गया है कि अमेरिका ही इस पृथ्वी को बचा सकता है। ये जो विश्व गुरु बनना, विश्व को पूरे अपने कंट्रोल में करना, ये पूरा आइडिया जो है मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता है। ये लोकतांत्रिक आइडिया नहीं है। यहाँ भी आप देखेंगे कि पूरा स्ट्रक्चर जो कहानी का है वो स्ट्रक्चर जो है बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि एंटी डेमोक्रेटिक है। वहाँ संबंध जो है वो किसी तरह के नहीं है। अगर कोई पॉजिटिव चीज मुझे उसमें लगती है वो एक आखिरी संवाद है जिसमें वो कहता है कि प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है, ठीक है। लेकिन पूरा स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर है हिंसा, वो स्ट्रक्चर है संबंधों का जो स्वरूप है उसमें कोई कुछ समानता, कुछ लोकतंत्र वगैरह नहीं है। और ये सब चीजें अगर हमारे सिनेमा पर हावी होती जाएगी, जो कि हो रही है, अगर आप नहीं बनाएंगे तो हॉलीवुड से तो आएगी। और अगर फिल्म एक उद्योग है तो जाहिर है कि मुनाफा एक बहुत बड़ा मूल्य है और तब इस तरह की फिल्में बनेगी। लेकिन मेरे जैसे लोग जो है जो वैसे भी कम होते जा रहे हैं, उन्हें यही लगेगा कि इस तरह की फिल्में क्यों। जी जी, हाँ हाँ, परख साहब आपने एक बहुत दिलचस्प बात कही है। आपने जो ये हिंदुत्व वाली बात कही, और तो मैं धनंजय जी के पास चलता हूँ। ये जो परख साहब ने धनंजय बात कही कि जो दिखाया जा रहा है कि साहब पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड को बचाने का एक काम है, दायित्व है, तो उसको हिंदू पौराणिक प्रतीकों के इर्द गिर्द बुन दिया गया है। तो क्या आपको लगता है यही एक कारण है जिसकी वजह से जो बायकॉट ब्रिगेड सक्रिय थी अभी पिछले कुछ समय तक, वो इस फिल्म का कुछ बाल भी बांका नहीं कर पाई है? और ये जो बात अभी शुरू में अजय जी ने कही कि हुसैन दलाल ने संवाद लिखे जिसको लेकर के कुछ लोगों ने आपत्ति जताई, ये जो हमारी सोच है, हुसैन दलाल और रही मासूम रजा का जिक्र किया अजय जी ने, ये जो सोच है हिंदी सिनेमा के से जुड़े लोगों की और हिंदी सिनेमा को देखने वालों की, ये किस हद तक जो है वो किसी सिनेमा का और उसकी प्रवृत्तियों का, उसकी गुणात्मकता का निर्धारण करती है या कर सकती है? और आपको क्या लगता है कि अब ये जो फिल्म हिट हो गई है तो क्या ये हिंदू पौराणिक प्रतीकों वाली बात जो अभी परख साहब ने कही, क्या अब इसका एक नया दौर शुरू हो जाएगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। देखिए, जो फिल्मों का ट्रेंड रहा है, एक तो सफलता पे पहले हम बात करें तो हम आज 2 साल कोरोना से गुजर चुके, OTT अपनी पैठ बना चुका है, हम घर में केंद्रित हैं, हम घर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, इंटरनेट बहुत हावी है, तो उसका असर तो आप देखिए, वो जो डायमंड जुबली, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, पता नहीं कौन कौन जुबली, अभी तो ब्रॉन्ज जुबली भी नहीं होती है ना? हाँ, तो ये स्थिति है। दूसरी बात, धर्म की जो आपने बात कही, बैकआउट वाली बात कही, तो बैकआउट का असर तो समाज में है, ये हम देख पा रहे हैं कि एक नफरत या घृणा वाला जो भाव है वो कहीं ना कहीं है। वो 1% है, 2% है, 5% है, कुछ भी है। आपने देखा कि जिस तरह से रणवीर और आलिया दोनों गए महाकाल के दर्शन करने के लिए और उनको दर्शन नहीं करने दिया, तो ये समाज में ये असर तो है, इससे भी इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ये बहुत बड़ा असर डालने वाला है ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो इस देश की आज भी पब्लिक है
उस सिनेमा को सिनेमा की तरह से लेती है। अब उसमें एक और महत्वपूर्ण बात जो परख साहब ने कही, धार्मिक या कहिए पौराणिक आख्यानों की चर्चा करने की, तो आप देखिए दुनिया में जितने सारे धर्म हैं, सबसे ज़्यादा आख्यान तो हमारे ही पास है, सबसे ज़्यादा कहानियाँ हमारे पास है। क्या क्रिश्चियनिटी में इतनी कहानियाँ हैं? क्या इस्लाम में इतनी कहानियाँ हैं? इस तरह की कहानियाँ हैं? नहीं है। तो हमारे यहाँ कहानियों का, मैं तो मानता हूँ कि हमारे यहाँ कहानियों का जो जखीरा है वो हमारे पास है, बाकी दूसरों के पास नहीं है, बल्कि हमारे किरदार उठा लेते हैं और उस तरह की कहानियाँ बना देते हैं। अगर सुपर हीरो की बात करें तो हनुमान से बड़ा सुपर हीरो कौन हुआ? अब तक तो कोई क्रिएट नहीं कर पाया हनुमान से बड़ा सुपर हीरो, दुनिया में कहीं क्रिएट नहीं हुआ। तो हमारे जो पौराणिक, और दूसरी बात ये भी समझिए कि जो पौराणिक आख्यान है, क्या ब्रह्मास्त्र में जैसे बता रहे हैं, मैंने तो हालांकि फिल्म नहीं देखी है, इसलिए देखने की इच्छा भी नहीं हुई, इसलिए मैं नहीं गया, समय नहीं मिला, ये भी वजह है। लेकिन जैसा कि कर्ण ने कहा या पारक जी ने कहा कि बांद्रास्त्र और नंदियास्त्र वगैरह वगैरह अस्त्र बना दिए गए, तो हो सकता है जो हमारे उसमें हैं आख्यानों में वैसे ही कल्पना वाले अस्त्र होंगे, कल्पना से कहानी गढ़ी होगी, है ना। वो हम मान के चलें कि आज जिस तरह से कहानियां गढ़ी जा रही हैं, संतोषी माता जिस तरह से गढ़ी गई थी, या जिस तरह से और भी कई चीजें गढ़ी जाती है, उस तरह से गढ़े गए होंगे आख्यान, ढेर सारे आख्यान गढ़े होंगे हमारे पौराणिक संदर्भों में। लेकिन मैं इससे इतर जो बात करता हूँ, जो पौराणिक आख्यान है वो या आज आप कल्पना से गढ़ रहे हैं, मूल है कि उसका मैसेज मौजूदा समाज के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या है। ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट, मैं इसी को समझता हूँ कि आप जो बना रहे हैं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट, सिनेमा हॉल में 2 ढाई घंटे 3 घंटे हैं तब तक के लिए है, उसको एंटरटेनमेंट मानते हैं, या वहाँ से कुछ उठा करके अपने जीवन में, अपने घर में ले करके आते हैं, बच्चों के कहने के लिए या खुद के जीवन में चलने के लिए। पर्सनली मेरी धारणा है कि अगर ऐसी कोई कहानी बनती है जो हम देख के आते हैं, जो हमारे जीवन में कुछ माइनस प्लस नहीं करता है, वो बेकार है, उनका देखना नहीं देखना कोई मतलब नहीं है। उससे ज़्यादा एंटरटेनमेंट में जो है आजकल फेसबुक पे जो छोटे छोटे रील्स बनते हैं वो उससे ज़्यादा एंटरटेन होता है, बनस्पत इसके कि 2.5 घंटा 3 घंटा मैं 300 रुपया खर्च करके वो 2 मिनट के लिए हंस लूँ और 3 मिनट के लिए रो लूँ। तो मूल सिनेमा, हम बार बार इस पर जिक्र करते हैं कि सिनेमा एक बड़ा मीडियम है, बहुत ताकतवर मीडियम है। तो इस ताकतवर मीडियम का क्या हम बच्चों को गुदगुदाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या हमारे समाज में जो पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, उसको कुछ बताने के लिए भी करते हैं। दुर्भाग्य है कि इस दौर में जो हमारा सिनेमा है वो कम्प्लीटली पैसा कमाऊ एंटरटेनमेंट बन गया है ना। पैसा कमाने के लिए फिल्में बनाते हैं, और उसमें भी जैसे ये जो गढ़ा गया है, जो आपने जिक्र किया ब्रह्मास्त्र का, हम इस पे फिर आएंगे कि जो लोग गढ़ते हैं वो कौन लोग। जैसा कि पारक साहब ने कहा कि उनको पौराणिक आख्यानों का भी उतना अध्ययन नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ जो कहानियां बनाने वाले मूलतः ज़्यादातर लोग हैं वो हॉलीवुड से प्रभावित है, ये मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि अंग्रेजी मीडियम में ज़्यादातर पढ़े हुए लड़के हैं, लड़कियां हैं, लोग, और उनका जो हमारा 60% आबादी गांव से कनेक्ट करती है, या अभी भी बड़ा हिस्सा हमारे देश का गांव है, वो गांव हमारे भारतीय सिनेमा से गायब है, जिसको हम बार बार चर्चा करते हैं। तो जब तक आप गांव की जड़ों से या भारतीय जड़ों से या भारतीय कहानियों से कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक आपकी फिल्में ऐसे ही हवाई होंगी, और 5-7 फिल्में, 12 महीने का साल है, 12 फिल्में अगर हिट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। आप 1 महीने में 3-3 फिल्में हिट देखने वाला दौर तो जा चुका है, और वो दौर जाने के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि शिल्प तो हम बहुत एडवांस होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस होते जा रहे हैं, चाहे सिनेमेटोग्राफी की बात करें या सोचने लेवल पे बात करें, या हम उस तरह से करिश्मा क्रिएट करते हैं पर्दे पे, उसकी बात करें, सीजी की बात करें, लेकिन कंटेंट सबसे मूल है। अगर दुल्हन अगर पागल है, अगर उसके पास दिमाग नहीं है, तो आप जितनी भी ज्वेलरी सजा दो, मुझे लगता है वो घर ले जाकर के बड़ी पछताओगे आप, यार मैं किसको ले आया। तो वो दुल्हन को सुंदर होना जरूरी है। जैसे अभी करण व्यास, सॉरी करण, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं राइटर एसोसिएशन में हूँ, और आपके सीरियल को हम लोगों ने पिछले साल अवार्ड भी दिया था बेस्ट सीरियल का, है ना, ये वेब सीरीज का। तो जैसे स्कैम, मैं पर्सनली तौर पे, हालांकि मैं उस कमेटी में सीधे तौर पे नहीं था जूरी में, लेकिन मैंने कहा था कि एक अच्छा सीरियल है, मुझे पर्सनली अच्छा लगा, क्योंकि मैं एक रात में एपिसोड सारे देख गया था, और मुझे अच्छा लगा कि मैं शेयर बाजार को नहीं जानता हूँ, लेकिन शेयर बाजार में मेरा इंटरेस्ट खड़ा हो गया, और शेयर बाजार को मैं बारीकी से समझने का प्रयास किया, और मुझे अच्छा लगा, और मुझे एंटरटेन भी किया। हाँ, मुझे एंटरटेन भी किया, मुझे लगा कि हाँ मैंने कुछ सीखा, मुझे लगा कि यार ये मैंने मिस किया था, मुझे इसमें जानना चाहिए था। और जिस तरह से किरदार, हालांकि कई लोगों ने कहा कि इसमें जो है एक्सप्लेन करने वाली नरेटिव ज़्यादा है, उसमें दृश्य वाली चीज़ें कम है,
ठीक है, वो अलग विषय हो सकता है, अलग मसला हो सकता है कि वो उसमें हर्षद मेहता वाले पूरे प्रकरण में दृश्य कितने बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे, ज़्यादातर तो की बात ही है, वो दिमाग की बात हो रही है जिस तरह से हर्षद मेहता खेले। लेकिन सवाल खड़ा होता है वही कि जो राइटर लिख रहे हैं या जो डायरेक्टर बना रहे हैं या जो प्रोड्यूसर, जो आजकल तो कंपनियां बनाती है, कंपनी में जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं? उनकी पढ़ाई अमेरिका की है या उनकी पढ़ाई जो है गांव, बिल्कुल हम तो गांव जानते हैं कि गांव वो जानते हैं मदर इंडिया से, गांव वो देखते हैं गंगा जमुना से, गांव वो देखते हैं लगान से, उसके इतर वो गांव अगर किसी मौसा जी के यहाँ कभी गए थे 1 घंटे के लिए तो उनको गांव बड़ा खराब लगा, अरे बड़े गंदा गांव था, बड़े बेकार लोग थे, इस तरह की बातें करते हैं। तो जब तक हमारे लोग कंटेंट पे काम नहीं करेंगे, हमारा सिनेमा जिसको आप बार बार अपने प्रोग्राम में लाते हैं भारतीय सिनेमा, भारतीय सिनेमा, तो भारतीय सिनेमा नहीं आएगा। वो 60s की फिल्में, 50s की फिल्में क्यों याद रखते हैं? पिछले प्रोग्राम में भी हमने तीसरी कसम की बात क्यों की थी? तीसरी कसम भले एक फ्लॉप फिल्म मानी जाती रही हो, उसमें डूब गए हमारे शैलेंद्र साहब, लेकिन तीसरी कसम माइलस्टोन फिल्म मानी जाती है कि तीसरी कसम का कंटेंट था। तो दुर्भाग्य है ये अमिताभ जी कि कंटेंट पे अभी भी हमारा सिनेमा या हमारा टेलीविजन या हमारा ओटीटी, समझिए अभी महारानी बहुत हिट सीरियल चल रहा है, लेकिन महारानी में जिस तरह से घालमेल है, क्योंकि मैं बिहार के उस पूरे पॉलिटिकल परिवेश को जानता हूँ, जिस तरह से घालमेल किया गया, कुछ चीजें बड़ी अच्छी भी बनी है, लेकिन जो घालमेल है फाइनली आपको फ्रस्ट्रेट कर देता कि यार क्या कर रहा है, मतलब क्या दिखाना चाह रहा है केवल। तो वो सारी चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंटेंट, और कंटेंट आता कहाँ से, तो अमिताभ जी ये देखना जरूरी है जी। ठीक बात, आपने बहुत दिलचस्प बात कही है। और अब मैं करण के पास चलता हूँ, आपकी ही जो अवधारणा है उसको लेकर के। उन्होंने, देखिए करण साहब, धनंजय जी आप ही की बिरादरी के हैं, उन्होंने कहा साहब कंटेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन आजकल लोग कंटेंट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जो कंटेंट पर ध्यान देने वाले लोग हैं वो तो आप पटकथा लेखक पटकथा लेखक ही होंगे, या जो फिल्मकार है वही होगा। तो आप चूंकि उस बिरादरी का हिस्सा हैं और आप ये जो सिनेमा बन रहा है या ओटीटी बन रही है आज के ज़माने में, आप उसके क्रिएटर्स में से एक हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा, ये जो हम चूँकि सुपर हीरो के दायरे में चर्चा कर रहे हैं हालाँकि, लेकिन सुपर हीरो का जो कंसेप्ट है, जैसे अब मिस्टर इंडिया जैसी एक फ़िल्म आती है, मिस्टर इंडिया में एक आम आदमी है, वो अचानक सुपर हीरो के अवतार में आता है। वो किसी एक कहना चाहिए स्क्रिप्ट के एक दिलचस्प मोड़ के चलते वो आम आदमी से एक ऐसा आदमी बन जाता है जो कि जिसके पास कुछ ऐसी शक्तियां आ जाती हैं, या जो खलनायक से मुकाबला कर सकता है। तो ये जो कंसेप्ट है, ये अपने आप में, इसमें क्या दिक्कत है कि हम जब कह रहे हैं कि भाई भारतीय होना चाहिए और हमने बाहर से मतलब उधार लिया है सुपर हीरो का कंसेप्ट, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो कंटेंट का मामला है और ये जो सुपर हीरो का एक तकनीकी पर्सोना है, इसका मेल मिलाप क्या हमारा सिनेमा नहीं कर पा रहा है सुपर हीरो जॉनर के संदर्भ में अगर कहें? क्योंकि देखिए एक बात ये भी सही है कि सुपर हीरो की सारी फिल्में उन्होंने कोई बहुत अच्छा बिजनेस भी नहीं किया है। हम देख सकते हैं कि अभिषेक बच्चन की द्रोणा आई थी, वो सुपर फ्लॉप हो गई। हर्षवर्धन कपूर की भवेश जोशी आई थी, उसका कुछ किसी को याद भी नहीं होगा कि वो ऐसी फिल्म आई थी, जबकि वो भी सुपर हीरो की फिल्म थी जॉनर की। तो ये भी एक तस्वीर है हमारे सामने। ये आज हम बात करें ब्रह्मास्त्र की, जो कि 300-400 करोड़ शायद कमा ले और उसके बाद बहुत बड़ी हिट हो जाए। हमारे दर्शक जिस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनकी भी मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोई लोग कह रहे हैं कि साहब फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई है, आप लोग बेकार की बहस कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 500 करोड़ से ऊपर कमाएगी, बड़ी अच्छी फिल्म है। तो दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। करण, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। नहीं, इसका जवाब बहुत लंबा होगा, पर मैं थोड़ा संक्षिप्त में कहता हूँ कि ब्रह्मास्त्र के आंकड़ों की चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि हमको एक ध्यान में रखने की जरूरत है कि कौन से दौर में ये आंकड़े आ रहे हैं। जहाँ पे जैसे धनंजय जी ने बोला, सब मेरे से बहुत सब सीनियर हैं और मैं मानता हूँ मेरे से सब बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, पर ये जो एक दौर चल रहा है एक कोरोना वाला, और उससे पहले एक जो एक वर्ग है जो नाराज चल रहा है हमारे फिल्म इंडस्ट्री से, उस दौर में ये नंबर का होना थोड़ा महत्वपूर्ण ज्यादा हो जाता है। इसलिए मुझे लग रहा है कि लोग थोड़ी ज्यादा नंबर्स की बात कर रहे हैं। सेकंड, सुपर हीरो जॉनर का जो ओरिजिन है, जहां से वो शुरू होता है, वो एक्चुअली कॉमिक बुक से शुरू होता है, और कॉमिक बुक है ही एक्चुअली बच्चों के लिए और यंग अडल्ट के लिए। हुआ ये है कि वेस्ट ने उसको
इतना खींचा है कि आज हमारी जनरेशन के लोग भी सुपर हीरो से कनेक्ट करते हैं। और जैसे मैं पर्सनली बात करता हूँ या मेरे दोस्तों की बात करता हूँ या मेरे घर में जो मेरे कजिन्स है जो थोड़े छोटे हैं, सुपर हीरो का एक बहुत ही बिग बेसिक कॉन्सेप्ट है गुड वर्सेस इविल। और सुपर हीरो जॉनर में लोग सिर्फ मनोरंजन देखते हैं, और मैं इसको बोलता हूँ कि एक सिनेमैटिक एस्केपिज्म है। कि आज मतलब मैं एक बताता हूँ कि 21-22 साल का लड़का जो इंजीनियरिंग कर रहा है या जो यूपीएससी की तैयारियां कर रहा है, इतनी कंपटीशन है, मतलब मतलब बहुत ही तनावपूर्ण वातावरण अगर आप देखें तो, मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम में या बच्चों में या किधर भी, मतलब वो वेस्ट में भी है। तो उस सारी चीजों के बीच में सुपर हीरो जॉनर, एनीमे, एनिमेशन, कॉमिक बुक्स, वीडियो गेम्स, मतलब वीआर, मेटावर्स, ये सारी चीजें लोग एक एस्केपिज्म से दूर जाने का प्रयास करते हैं। मतलब उनको ये जो रियलिज्म है या दुनिया का कड़वा सच है उससे दूर जाना है। और अगर ये उसमें कामयाब कोई फिल्म या वीडियो गेम या कोई इवन ग्राफिक नॉवेल है तो दे विल गो फॉर इट। मतलब अभी तो एक नया दौर निकला है जिसकी हम शायद सालों लग जाएंगे चर्चा करने में, वो है जापानीज एनिमे का। मतलब आजकल 15 से लेके 22 साल तक के लोग जापानीज एनिमे इतना देखते हैं। हम लोग कोरियन शोज इतना देख रहे हैं बच्चे। मतलब मैं यंग अडल्ट्स को, इतने लोगों को जानता हूँ जिनको मतलब हम जब उस उम्र में थे तो हमारे लिए आइकॉन हुआ करते थे टॉम क्रूज। उनको नहीं पता है टॉम क्रूज कौन है। तो अगर इनको टॉम क्रूज नहीं पता है तो मतलब वो आप पिछला देख लीजिए। मतलब मैं तो बहुत ही कंटेम्प्रेरी एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये पर्टिकुलर इस जॉनर का एक जो मोटिव होता है ना, मतलब अगर आप समझ लो कि वो जैसे एक फास्ट फूड होता है, उसमें कुछ नरिशमेंट नहीं होता है, पर वो है फास्ट फूड, लोग खाते हैं, लोग मैकडॉनल्ड में भी जाते हैं और लोग वड़ा पाव भी खाते हैं, जो जिससे आपको कुछ वो पौष्टिक आहार नहीं है, पर उससे आपको मजा आता है। आप दोस्तों के साथ जाते हो, आप खाते हो, मस्ती करते हो। वैसे ही इस टाइप का जो जॉनर है वो एक एस्केपिज्म है, सिनेमैटिक एस्केपिज्म है, जिसमें हाँ मतलब कुछ फिल्मों में दिखाया गया है। जैसे आप क्रिस्टोफर नोलन की डार्क नाइट ट्रिलॉजी देखे तो वो अपने आप में एक ऐसे है कि कैसे फिल्म बननी चाहिए, पर हर कोई क्रिस्टोफर नोलन नहीं हो सकता, इसलिए वो महान है कि उसने सुपर हीरो जॉनर में भी एक मीनिंग ढूंढ लिया, एक फिलोसॉफी दिखा दी कि वो प्रोफाउंड बन गया। तो ये एक चीज है। ये चीजें बात करने के बाद अजय सर है या धनंजय सर है या प्रोफेसर साहब है, उन्होंने जो भी चीजें बोली वो बिल्कुल सही है। इट जस्ट बेस्ड ऑन दिस, मतलब ये जो एक जॉनर है उसका मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देने का प्रयास कर रहा हूँ। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, और क्रिस्टोफर नॉलन का आपने जिक्र किया। जाहिर बात है, वो आपने बहुत बढ़िया बात कही कि एक सुपर हीरो जॉनर में भी वो एक फिलॉसफी वीव करते हैं, जो अपने आप में एक बहुत दिलचस्प काम है। जो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि साहब उस कंटेंट के स्तर पर इस तरह की फिल्मों में क्या होता है। अजय जी, आपके पास वापस आता हूँ। जो बात करण ने कही, उससे पहले धनंजय जी ने और पारक साहब ने कही, उन चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो सिनेमा है, सुपर हीरो का सिनेमा, जैसे करण ने एस्केपिज्म वाली बात कही, तो क्या ये एस्केपिस्ट सिनेमा है, या ये जो आज के ज़माने की जो पीढ़ी, आज की जो दर्शक वर्ग है, आज का युवा वर्ग, जैसे कि करण ने बहुत दिलचस्प बात कही कि आज के बच्चे से किसी पूछे तो टॉम क्रूज को भी नहीं जानता, जबकि टॉम क्रूज आज भी अभी भी सक्रिय हैं और बहुत लोकप्रिय हीरो हैं। तो ये जो दर्शक वर्ग का तेजी से बदलता हुआ जो एक कहना चाहिए प्रेफरेंस है या उसकी चॉइस है, ये उसकी वजह से ब्रह्मास्त्र हिट हो रही है, या और ब्रह्मास्त्र के हिट होने का मतलब क्या हम ये निकालें, जैसा आपने भी कहा था कि अब इस तरह की और फिल्में बनेंगी क्योंकि इंडस्ट्री में भेड़-चाल बहुत चलती है। तो क्या आपको क्या लगता है, ये एस्केपिज्म है या कोई एक ऐसा है कि हाँ, एक फॉर्मूला हाथ लग गया कि नहीं अब इस पर कुछ करना है? देखिए, थोड़ी सी व्यापक हो गई है हमारी चर्चा और फोकस नहीं रह गई है। हाँ, जनरलाइजेशन बहुत हो रहा है अपने डिस्कशन में। अगर सिर्फ ब्रह्मास्त्र की बात करें और ब्रह्मास्त्र के इर्द गिर्द बात करें तो एस्केपिज्म क्या है
हिंदी सिनेमा और विश्व सिनेमा ही पूरा एस्केपिज्म पर चला है। भारतीय सिनेमा में पारक साहब मुझसे सहमत हो गए कि पलायनवाद की चर्चा हम लोग लगातार करते रहे हैं कि हिंदी सिनेमा पलायन का विस्तार करता है, और दर्शक जो थका हारा, ये बार बार तर्क दिया जाता है, कलाकार भी देते हैं, निर्माता भी देते हैं, निर्देशक भी देते हैं कि थका हारा दर्शक जब अपने घर पहुंचता है तो वह ऐसा मनोरंजन चाहता है जो उसको एस्केप दे, जो अपनी कड़वी सच्चाइयों से उसको दूर ले जाए। ये होता रहा है। और जो करण ने बहुत अच्छी बात कही जिस पर नोटिस करने की जरूरत है कि आज युवा पीढ़ी हिंदी सिनेमा नहीं देख रही है। युवा पीढ़ी कोरियन सिनेमा देख रही है, जापानीज सिनेमा देख रही है, थोड़ा बहुत यूरोपियन देख रही है, हॉलीवुड भी नहीं देख रही है। आने वाला अगला 5 साल जो होने वाला है हिंदी सिनेमा में, ये निश्चित रूप से कोरियाई प्रभाव में आएगा, जापानी प्रभाव में आएगा, और उस तरीके की हिंसक कहानियां आएंगी, उस तरीके की पारिवारिक कहानियां आएंगी जो वहां दिखाई जा रही हैं आज। क्योंकि हम लोग नकल में बहुत यकीन करते हैं, और हिंदी से ये कहना कि सुपर हीरो विदेश से आया, हॉलीवुड से आया, मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। पूरा सिनेमा ही विदेश से आया है। सिनेमा कोई भारत में जनित कौशल नहीं है। तो हम प्रभाव लेते रहेंगे, और क्यों प्रभाव से हम छूटें, हम क्यों प्रभाव को छोड़ें। इस ग्लोबल समाज में अगर कहीं कोई चीज अच्छी हो रही है जो बिजनेस के हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से, प्रभाव के हिसाब से बढ़िया है, तो उसे हमें अपनाना चाहिए। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन उसका कितना भारतीयकरण आप कर पा रहे हैं, भारतीय संदर्भ ले पा रहे हैं। जैसे सिनेमा आया तो दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र की कहानी दिखाई, वो कोई और भी कहानी चुन सकते थे, तो वो आप भारतीय मिथक लेके आए, भारतीय कहानियां लेके आए। मुझे लगता है कि ब्रह्मास्त्र को हमें इस हिसाब से भी देखना चाहिए। यह एक प्रस्थान है जो आने वाले समय में जो आतंक फैलने वाला है कोरियाई और जापानी सिनेमा का, उसके काट के तौर पर मैं इसको देख रहा हूँ। यह भले ही कमजोर है या अपने पर्पस में उस तरीके से सफल नहीं हो पाया है, लेकिन अगर इसकी सराहना होती है और अगर इसे लोग पसंद कर रहे हैं, तो कल को हो सकता है कि खुद अयान या दूसरे लोग ऐसी कहानियां भारतीय कहानियों से निकालें और उसको इस तकनीक में ले आए, उसको इस तरीके से दिखाएं जो आज के युवा दर्शकों को, किशोर और बच्चों को आकर्षित कर सके। क्योंकि ये मान लीजिए आज के बच्चे अमिताभ बच्चन को इसलिए पहचान रहे हैं कि वो केबीसी में आ रहे हैं, वे धर्मेंद्र को नहीं जानते, वे जितेंद्र का तो नाम ही नहीं जानते। राजेश खन्ना भी उनके लिए कोई अतीत की चीज है। तो वो दूसरा ये भी कि उनकी एक्टिंग देख के ये कहते हैं पापा आप लोग कैसे बर्दाश्त करते थे इनको, कितनी खराब एक्टिंग करते हैं राजेश खन्ना। तो ये सच्चाई है। लड़कों का, बच्चों का पूरा सोचने का तरीका बदल गया है, उनके विजन बदल गए हैं, उनका जो विजुअल विस्तार हुआ है ना, दृश्यात्मक विस्तार हुआ है, उसको हिंदी सिनेमा एक चुनौती के रूप में ले और उस हिसाब से बदले। मैं तो बहुत उम्मीद रखता हूँ करण और धनंजय जैसे लोगों से जो इन चीजों से वाकिफ हैं और ये अपने काम में निश्चित रूप से कोशिश करेंगे ऐसी चीजें लाने और समेटने की। तो मैं तो बहुत ही आशावान व्यक्ति हूँ और मैं मानता हूँ कि हिंदी सिनेमा अभी भी अंगड़ाई ही ले रहा है, अभी अपने उत्कर्ष पर नहीं आया है। और इस बात को हमें बैक ऑफ द माइंड में रखना चाहिए कि विश्व सिनेमा में अकेला हिंदी सिनेमा ऐसा रहा, अब जाके कोरियाई सिनेमा दिख रहा है, जिसने हॉलीवुड का मुकाबला किया, अपने देश में उसको घुसने नहीं दिया। नहीं तो हॉलीवुड ने पूरे यूरोप को बर्बाद कर दिया। आज फ्रांसीसी सिनेमा खत्म हो चुका है, जर्मन सिनेमा खत्म हो चुका है, स्वीडिश सिनेमा खत्म हो चुका है। हिंदी सिनेमा अपने दम पर इन्हीं सारी मूल्यों की वजह से टिका हुआ है जिसके हम भर्त्सना करते रहते हैं। नाच गाना हो, एस्केपिज्म हो, ये सब जरूरी है। भारतीय समाज को भी आपको देखना पड़ेगा। अर्ध शिक्षित समाज में हम रहते हैं, अभी भी पूरी तरह से साक्षरता भी नहीं आई है। बहुत दिलचस्प बात कही आपने। अब मैं बहुत दिलचस्प बात कही आपने। ये जो है डिबेट, अब मैं पारक साहब के पास ले चलता हूं क्योंकि पारक साहब इस विषय के विशेषज्ञ हैं। बिल्कुल, जो बिल्कुल। जी पारक साहब ने ये अभी अजय जी ने जो बात कही है कि हिंदी सिनेमा ने जो है वो हॉलीवुड का मुकाबला किया है और हॉलीवुड से बचा रहा है। पारक साहब, एक तो इस अवधारणा के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदी सिनेमा पर हॉलीवुड का बहुत असर है और आज से नहीं है, वो
30-40 के दशक से असर है। न सिर्फ हिंदी सिनेमा में हॉलीवुड की फिल्मों की कॉपीज बनती रही हैं, बल्कि आज के दौर में तो हिंदी सिनेमा की ये जो ब्रह्मास्त्र जैसी तकनीक भी जो आई है वो हॉलीवुड से ही आई है। इससे पहले हमने सिर्फ रामायण महाभारत जो सीरियल बनते थे उसी में तीर चलते देखे थे, जो चमक जाते थे दूरदर्शन की स्क्रीन पर, तो हम लोग सोचते थे कि बड़ा बड़ा बहुत जबरदस्त कुछ हो रहा है, और रामलीला वाली बात होती थी। तो एक तो ये बात है। दूसरा जो स्केपिज्म वाली बात कही, और उन्होंने ये कहा कि भाई हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा दर्शक वर्ग जो है वह अर्धशिक्षित दर्शक वर्ग है, तो उसके लिए अगर ये ऐसा सिनेमा बनता है तो इसमें कोई गड़बड़ बात नहीं है। आप इस बात से कितना सहमत हैं? क्योंकि आपने अभी शुरुआती वक्तव्य में कहा था कि जो मतलब सिनेमा है उसका उद्देश्य सिर्फ वही नहीं है। जैसे आपने बताया कि भाई आपके साथ जो एक बच्चा गया, आपका नाती, उसने तो फिल्म को बहुत पसंद किया और उसने एवेंजर्स की याद दिलाई, और लेकिन आपको फिल्म अच्छी नहीं लगी। तो ये जो एक चीज है, आप सिनेमा समझते हैं फिर भी आपको फिल्म अच्छी नहीं लगी, तो ये जो चीज है इसको कैसे देखते हैं आप? जी देखिए अमिताभ जी, एक तो क्या है कि आज के इस प्रोग्राम के लिए मैंने दिमाग में जो पॉइंट सोचे थे वो तो मैंने बोले ही नहीं, क्योंकि बहस जिस तरह से चल रही नहीं बिल्कुल बोलिए। नहीं देखिए, ऐसा है, बहस अजय जी ने कहा कि हमने जनरलाइज कर दी है। हाँ, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ सर, आप बिल्कुल अपनी राय रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने ब्रह्मास्त्र पर चर्चा नहीं रखी है, हम ब्रह्मास्त्र के बहाने, क्योंकि हम ट्रेंड को पकड़ते हैं, इसलिए हम ट्रेंड पर चर्चा कर रहे हैं। जी, बहाने वाली बातें ही मैं करना चाहता हूँ। जी नंबर एक तो मैं अजय जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हम लंबे समय से ये बात कहते रहे हैं कि ये फिल्में हमारी पलायनवादी है, लेकिन उसका एक पर्सपेक्टिव भी है। पलायनवादी कहने का मतलब नेगेटिव मूल्यांकन नहीं है, वो उसमें एक पॉजिटिव एसेंस भी है। पॉजिटिव एसेंस इस रूप में है, और यहीं पर हमारा सुपर हीरो और उनका सुपर हीरो की जो आप तुलना कर रहे हैं उसको भी समझ सकते हैं। हमारे जो सुपर हीरो हैं, इस ब्रह्मास्त्र को छोड़ दीजिए या इस समय की फिल्मों को छोड़ दीजिए, हमारा सुपर हीरो जो है वो दरअसल उन भावनाओं को, उन तकलीफों को जो आम आदमी को जिंदगी में झेलनी पड़ती है, उससे उनको एक तरह से राहत पहुंचाता है। जिन वर्गों से, जिन लोगों से वो जिंदगी भर मार खाता है, पिटता है, उनको जब वो अपने नायक को पीटते हुए देखता है, वो अमिताभ बच्चन को पीटते हुए देखता है, उनको, वो कौन होते थे पहले ये खलनायक? वो खलनायक होते थे वे वर्ग जो उनका उत्पीड़न करते थे, वो चाहे सेठ हो, चाहे पूंजीपति हो, चाहे वो किसी भी रूप में पेश किया गया हो, लेकिन वो उन लोगों के खिलाफ उनका प्रतिनिधि बनकर लड़ रहा था, जिसको वो, मतलब आप एक सामान्य सा दृश्य देखते हैं कि कोई भी मिडिल क्लास का व्यक्ति भी एक रिक्शे वाले को थप्पड़ मार देता है। अब आप ये जो थप्पड़ मारना है, ये उसको कितनी पीड़ा पहुंचाता होगा। और जब वो सिनेमा हॉल में बैठकर उस नायक को, जिसके साथ वो अपने को जोड़ रहा है, उनको वापस जवाब देता है, तो उसके मन को सांत्वना मिलती है। पलायनवाद का ये पर्सपेक्टिव है, और इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात यह है टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी की बात क्या है, हम जब हॉलीवुड की या इनकी बात करते हैं तो हम कुछ ऐसी फिल्मों को भूल जाते हैं जिनको मैं समझता हूं कि वो हमारे समय की बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। 3 फिल्मों की मैं चर्चा करूंगा। जुरासिक पार्क, अवेटर, जिसे चाहें तो हम अवतार कह सकते हैं क्योंकि वो मूल शब्द में अवतार ही है, और वो क्या नाम है उस फिल्म का जो 3-4 भागों में बनी, क्या नाम मैं भूल रहा हूँ, जिसे रिवोल्यूशन और ये इस तरह के उसके साथ में जुड़े हुए थे शब्द आपको। मैट्रिक्स। हाँ, मैट्रिक्स रीलोडेड, मैट्रिक्स। ये फिल्में देखिए, ये फिल्में इसलिए बन पाई क्योंकि टेक्नोलॉजी ने बहुत एडवांस किया। लेकिन आप इन फिल्मों को देखिए, इन फिल्मों का जो कंटेंट है, उसके संदेश क्या है। जुरासिक पार्क मैंने जो सीखा, मैंने जो समझा, जुरासिक पार्क का संदेश यह है कि अगर आप अतीत को, अपने पास्ट को रिक्रिएट करेंगे अपने समय में, तो आप वर्तमान को भी बर्बाद कर देंगे। अतीत रिक्रिएट नहीं हो सकता। आप अगर जुरासिक पार्क में डायनासोर पैदा करेंगे
तो डायनासोर आपके इस वर्तमान को भी खा जाएगा। ये उसका संदेश था। ये बहुत ही पॉजिटिव संदेश है। और ये अतीत को पैदा, जब हम अगर भारतीय संदर्भ में देखें तो वे लोग जो अतीत को पैदा करके जनता को गुमराह कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं। एक दूसरी फिल्म मैंने चर्चा की अवेटर की। अवेटर क्या कह रहा है? अवेटर आपकी मूल समस्या को इस समय की कि ये जो आदिवासी हैं, जो ट्राइबल्स हैं, जो अपने ढंग से जीना चाहते हैं, आप उनकी जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं, उनके जल जंगल जमीन को छीन रहे हैं। और वो छीन कर जो है आप दुनिया को ही बर्बाद कर रहे होते हैं, क्योंकि पर्यावरण का सीधा संबंध है। अवेटर इस बात को इतनी खूबसूरत ढंग से कहता है, इतनी शानदार ढंग से कहता है, और वो भी बिना टेक्नोलॉजी के नहीं हो सकता। और तीसरी फिल्म जो है मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स में देखिए क्या है कि ये आप जो टेक्नोलॉजी लगातार अंधाधुंध ढंग से बढ़ा रहे हैं, इसका नतीजा क्या होगा? उसमें वायरस जो होते हैं, चश्मा लगाए हुए, काला सूट पहने हुए, मैं यहाँ एक शब्द का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, फैंटेसी। हम अगर अपने पुराण कथाओं को फैंटेसी के रूप में पेश करते हैं और उन्हें हमारे समय की किसी न किसी समस्या से जोड़कर एक ऐसा फैंटेसी रूप देते हैं जिससे कि हम जोड़ सकें और जिससे हम जनता तक कोई संदेश भी पहुंचा सकें, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बल्कि ऐसी फिल्मों का स्वागत करूंगा। फैंटेसी जो है, अगर फैंटेसी के माध्यम से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, फैंटेसी के माध्यम से नई तरह की कहानियां आए, बिल्कुल काल्पनिक कहानियां हो। आप देखेंगे कि जुरासिक पार्क कोई असली कहानी नहीं है, अवेटर कोई असली कहानी नहीं है, मैट्रिक्स कोई असली कहानी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसमें जो बात कही गई है उसका संबंध हमारे समय से है। तो मुझे ये लगता है कि अगर ब्रह्मास्त्र में इस एक चीज का ध्यान रखा जाता कि इसको हम अपने वर्तमान से जोड़ सकें, और वो जोड़ा जा सकता था, बजाय इसके कि उन पर हॉलीवुड के एवेंजर्स और उनका आतंक अगर नहीं होता, और सिर्फ ये देखते कि हम इस कहानी को किस तरह से एक बेहतरीन मनोरंजन भी प्रदान कर सकें और एक ऐसी बात जोड़ सकें जो लाजवाब हो। जैसे मैंने कहा इस फिल्म के बारे में, तो उसका आखिरी संवाद क्या था कि प्रेम में सबसे बड़ी ताकत होती है, प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। ये प्रेम की ताकत को का जो थ्रेड है, अगर इस फिल्म की कहानी में शुरू से अंत तक सावधानी के साथ एक पैरेलल कहना चाहिए कि संदेश, एक शब्द मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, वो पैरेलल एक थ्रेड होता तो ये फिल्म बिल्कुल एक अलग तरह की चीज होती। और तब वो बहुत शायद अच्छी बात कही आपने, बहुत दिलचस्प बात कही आपने। मैं आपकी इस बात को धनंजय के पास ले चलता हूँ। धनंजय, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी पारक साहब ने जो बात कही उस फिल्म के संवाद के बहाने कि प्रेम में बहुत ताकत होती है, तो आप ये बताइए हमको कि जो फिल्म ये यानी ब्रह्मास्त्र है, अगर उसमें ये संदेश है प्रेम वाली बात, लाल सिंह चड्ढा भी लगभग इसी प्रमाइश पर बनी हुई फिल्म है, लेकिन लाल सिंह चड्ढा को दर्शक नकार देते हैं। वो भी एक बड़े बजट की फिल्म थी, बड़े स्टार की फिल्म थी और एक संवेदनशीलता के साथ बनाई गई फिल्म थी। उसमें तमाम कमियां निकाली जा सकती हैं, वहां पर भी बहुत सारी हो सकता है कि चीज़ें दर्शकों को समझ में ना आई हों। आमिर खान का अभिनय भी उसके लिए कुछ हद तक उत्तरदायी माना जा सकता है, लेकिन जिस बात को हम कहना ने जो रास्ता खोला है, क्या वो रास्ता अब तकनीकी तामझाम की तरफ ही ले जाएगा हमको, या हम जो हम एक सरल सीधी कहानियां कहा करते थे, जिसके लिए हमारा हिंदी सिनेमा विख्यात रहा है कि उसने बहुत सीधे साधे ढंग से भी कहानियां कही और वो बहुत असरदार साबित हुई हैं, क्या उस तरह की कहानियों के लिए अब जगह कम होती जा रही है, या ये हम कह सकते हैं कि जो पटकथा लेखन है उसकी तरफ, उस तरह की कहानियों की तरफ ध्यान नहीं जा रहा, क्योंकि बाजार में एक चीज आ गई और वो बाजार में चल गई है, तो सब लोग उसी तरह की चीज मांगेंगे? क्या ये हो सकता है? अमिताभ जी, आपने बहुत बढ़िया क्लोजिंग सवाल किया है और इसका मैं बिल्कुल जवाब देना चाहूँगा। बढ़िया जवाब होगा इसका
लेकिन उससे पहले जो हमारे 3 साथी ने कहा उस पर थोड़ी चर्चा करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि जो फाइनली करण ने कहा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वही उसी से आपके सवाल का जवाब है। और परख साहब ने कहा कि जुरासिक पार्क का जिक्र किया। अब देखिए, जुरासिक पार्क जब मैं देखने गया था, बहुत साल पुरानी बात है, बहुत अच्छी फिल्म लगी मुझे। तो एक बचपन में हमने कहानी पढ़ी थी संस्कृत में कि 3 विद्यार्थी जो है अपने गुरु जी के यहाँ से निकलते हैं शिक्षा ग्रहण करने के बाद, पाठशाला से, गुरुकुल से, और रास्ते में जंगल से गुजर रहे थे तो जंगल में उनको कुछ अस्थियां बिखरी हुई दिखाई पड़ती। तो एक कहता रहे ये अस्थियों को जमा कर देते तो शेर की अस्थियां, और उसने शेर की अस्थियों को जमा कर दिया। दूसरे ने कहा कि मेरी योग्यता तो है, इसे मांस मज्जा रक्त भर दूंगा, और उसने मांस मज्जा रक्त सब भर दिया। तीसरे ने कहा मैं इसको जिंदा कर सकता हूँ। तो बाकी जो दोनों थे वो छुप गए, बोले रुक जाओ, उसके बाद करना जिंदा। और तीसरे ने जिंदा किया और शेर जिंदा हुआ और उस तीसरे को खा गया वो। तो मैसेज बड़ा क्लियर है कि हाँ, ये संस्कृत की कहानी है। मुझे लगा यही जुरासिक पार्क है, उससे भीतर नहीं है, बेसिक आइडिया वही। अब जो अजय ब्रह्मात्मा जी ने कहा, एक तो उन्होंने आपसे कहा कि भैया ब्रह्मास्त्र की चर्चा करने आए थे, तुम कुछ और चर्चा कर रहे हो यार। तो मैं कहूंगा कि ब्रह्मास्त्र पे जो, हाँ है ना, तो जो उन्होंने जो कहा, देखिए ब्रह्मास्त्र पे चर्चा जो आप करना चाह रहे थे कि क्या ये हिंदी सिनेमा का जो मौजूदा दौर है उसके लिए गेम चेंजर हो सकती है ये फिल्म, यही सवाल है आपका। मैं कहता हूं कि ये गेम चेंजर नहीं हो सकती। हाँ, एक बात मैं कह सकता हूं कि जो अजय जी ने अपनी शुरुआती वक्तव्य में कहा कि जो मायूसी छाई हुई थी लगातार फिल्मों के फ्लॉप होने से, उसमें थोड़ी मुस्कुराहट आई है लोगों पर कि नहीं, फिल्में एकदम, जनता ने नकार नहीं दिया हमारी फिल्मों को, जनता हमारी फिल्में देखना चाहती है। लेकिन जो ठठा करके हंसने की बात है ना, एकदम खुल करके हंसने की बात है, उसमें भी वक्त है, और वो इन तरह की फिल्मों से मुझे लगता है नहीं वो वक्त आएगा। अब जो करण जी ने बात कही रियलिज्म की और एस्केपिज्म की, तो देखिए हमारे जीवन में ऑलरेडी है ये। मैं पलायन को खराब नहीं मानता, पलायन भी बहुत जरूरी है कि हमको टूटने से बचाता है पलायन। अगर पलायन का रास्ता हमारे पास अगर नहीं होता तो ढेर सारे लोग खत्म हो जाते हैं, मुझे लगता है निराशा बहुत गहरी हो जाती है। और मैं मानता हूँ कि जो भगवान जो गढ़ा गया, जो मंदिर है, जो मस्जिद है, जो गुरुद्वारे हैं, वो पलायन के लिए ही है, वो पलायन का रास्ता है कि आप भागो वहां से, यहाँ आओ और यहाँ कहो कि प्रभु हमने ये सब किया है और देखिए मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, आप ही अब संभालो। और आपको एक ताकत मिलती, धर्म बेसिकली एक ताकत देता है, भगवान आपको एक ताकत देता है। तो सिनेमा जो देखने जा रहे हैं लोग, बिल्कुल सही है कि जो अपने जीवन से थक गए काम करके, अरे यार अब कुछ फ्रेश चाहिए, तो कहाँ चलते हैं, चलो फिल्म देख लेते हैं, वही है। तो आपको लग सकता है कि मैं कह रहा हूँ कि मंदिर से तुलना कर रहा हूँ सिनेमा की, मंदिर से मैं तुलना नहीं कर रहा, लेकिन सिनेमा कमजोर नहीं है, सिनेमा भी एक ऊर्जा घर है, ये ऊर्जा दे सकता है। या सिनेमा आपके अंदर जो कुंठा है, आपके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, आपके अंदर जो हार जाने का जो दुख है, सिनेमा उसको एक रास्ता देने का काम करता है। अगर आप बढ़िया फिल्म बनाते हैं, क्योंकि सिनेमा बनाने में मूल योगदान है राइटर का, सिनेमेटोग्राफर का और डायरेक्टर का, आप सब बुद्धिमान लोग। तो आप जो आम आदमी है, आम आदमी अपने जीवन में लड़ते हुए जब हार जाता है, थक जाता है, तो उसको एक रास्ता दिखाने का काम तो करो। जिसने धर्म गढ़ा वो महान क्यों है, उसको क्यों आज तक हम तारीफ कर रहे हैं, वेद व्यास की बात करें या जिसकी भी बात करें, राम कृष्ण वगैरह वगैरह की बात करते हैं, ईसा मसीह की बात क्यों तारीफ करते हैं, क्योंकि वो एक रास्ता देता है। हमको ये नहीं कहता कि खत्म हो गया यार, कुछ बचा नहीं, अब मर जाओ, तो ये नहीं कहता, निराशा से हमको बचाता है। तो मैं बोलता हूँ सिनेमा भी हमको निराशा से बचाता है। जब हम परेशान होते हैं तो दर्द भरे गीत गाते हैं, जब हम खुश होते हैं तो बड़े मस्ती वाले गीत गाते हैं, या हम रोमांस में होते हैं तो हम फिर एक रोमांटिक सॉन्ग्स गाते हैं। ये क्यों गाते हैं? क्योंकि सिनेमा मौजूदा दौर में हमारा स्वर है, हमारे अंतर की बात करता है, हमारे मन की बात करता है सिनेमा। इससे आप इनकार करेंगे तो सिनेमा आपका जहाँ जा रहा है, चला गया है, वहीं चला जाएगा। तो मैं सिनेमा को बहुत गंभीर विषय लेता हूँ, धर्म से ज्यादा ताकतवर विषय मैं मानता हूँ सिनेमा को, धर्म को कमजोर मानता हूँ, क्योंकि धर्म को मैं मानता हूँ बीता हुआ खेल है, बीत गया, इसकी कहानी खत्म हो गई। अब आते हैं कि जो अजय जी ने बात कही कि हमारा युवा जो है वो कोरियन फिल्में पसंद करता है, हिंदी फिल्में देखना पसंद नहीं करता, वो कोरियन देखता है, जापानीज देखता है, हॉलीवुड फिल्में देखता है। तो सवाल होता है कि हिंदी फिल्में क्यों नहीं देखता? और वो जो युवा है, क्या सारे देश के युवा कोरियन फिल्में देखते हैं? क्या इस देश के सारे युवा जो है वो जापानीज फिल्में देखते हैं? तो मैं बोलूँगा बहुत छोटा सा हिस्सा है जो महानगरों में रहते हैं या जो इंग्लिश से प्रभावित है, जिनका
फैमिली जो है मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग हैं वो देखते हैं। बाकी जो लोअर क्लास फिल्में हैं वो भोजपुरी फिल्में देखता है, मराठी फिल्में देखता है, तमिल देखता है, तेलुगु देखता है, रीजनल सिनेमा देखता है, टीवी सीरियल देखता है, ओटीटी इनका देखता है, या हिंदी फिल्में देखता है। वो बड़ा वर्ग है, युवाओं का एक बड़ा वर्ग है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि जो बनाने वाले लोग हैं, क्या उस दर्शक जो एक बड़ा वर्ग है हमारे हिंदुस्तान का युवा वर्ग, उसको पहचान रहे हैं, उसकी समस्याओं को समझ रहे हैं, उसको दुख को समझ रहे हैं? समझिए, हमारा एक युवा बड़ा वर्ग है जिसने नौकरियों से मुंह मोड़ लिया, उसको मोह भंग हो गया कि अब देश में नौकरी मिलने वाली नहीं है। एक बड़ा करोड़ों में ये संख्या है। क्या उस वर्ग को हमारा हिंदी सिनेमा पॉइंट कर रहा है, अंडरलाइन कर रहा है, समझ रहा है, समझने का प्रयास कर रहा है कि इतना बड़ा एक किसानों का वर्ग है हिंदुस्तान का, किसानों को भारी तकलीफ है, किसान अपनी खेती छोड़ करके भाग रहे हैं। क्या आप जो हमारा कह रहे हैं धनंजय, आप जो कह रहे हैं तो उसमें एक दिलचस्प स्थापना है। एक तो आपने कहा कि सिनेमा जो है वो धर्म से आपने उसको बड़ा मान लिया, और मुझे लगता है जो हम जिस फिल्म के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं वो तो पूरी तरह से आपका जो हिंदू माइथोलॉजी है वो उसी को पुष्ट कर रही है, क्योंकि उसके सारे प्रतीक वहीं से लिए गए। एक बात तो, दूसरा आपने जो बात कही है नौकरियों वाली और तमाम चीज़ों वाली, जाहिर बात है इनके लिए एक अलग तरह की गंभीर सिनेमा की, अगर सिनेमा के संदर्भ में कहा जाए तो एक अलग तरह की सिनेमा की ज़रूरत है, जो शायद ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्मों से वो चीज़ पूरी ना हो। लेकिन जो हम जिस पलायनवाद की चर्चा कर रहे हैं, यानी एक क्षणिक सुख की चर्चा कर रहे हैं कि भाई दर्शक जाता है सिनेमा में और वो आनंद लेने जाता है और इस तरह की फिल्मों में उसको आनंद मिलता है, आनंद के चलते वो इस फिल्म को अच्छा मानता है, सफल करता है। बहरहाल आपकी जो स्थापना है, मैं इसी बिंदु पर इस चर्चा को समाप्त करता हूँ क्योंकि हमारा समय कंक्लूड कर जी। अब जो है पारक साहब ने कहा कि कॉमन आदमी जब परेशान होता था, संक्षेप नहीं में, लड़ हाँ। सकता था। हाँ, एकदम 2 लाइन में कर दूं। कॉमन आदमी जब परेशान होता था तो अमिताभ बच्चन की फिल्में आती थी, अमिताभ बच्चन भिड़ते थे और मारते थे यंग मैन, जिससे वो लड़ नहीं पाता था आम दर्शक, वो उससे हमारा हीरो लड़ता था, वो हमारा सुपर हीरो हो जाता था। तो वैसे ही फिल्मों की जरूरत है कि जहां हमारा युवा या हम नहीं लड़ पा रहे हैं अपने समाज में, वो धर्म की वजह से, जाति की वजह से, घृणा की वजह से, अन्य ढेर सारी वजह से, क्या हमारा हीरो इन सब के बीच एक रास्ता निकालने का काम करता है? अगर वो रास्ता निकालने का और दिखाने का काम करेगा तो फिल्में हिट होगी। और मुझे लगता है ऐसी फिल्मों का दौर हमारे हिंदी सिनेमा में आने वाला है, परेशान होने की जरूरत नहीं। जी। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि सुपर हीरो की जरूरत है समाज को, और वो सुपर हीरो का दौर जो है वो आने वाला है, यानी ब्रह्मास्त्र ने कुल मिलाकर के वो रास्ता खोल दिया, ऐसा लगता है, ऐसा हम कह सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस दिलचस्प बातचीत के लिए। उम्मीद है दर्शकों को भी ये ब्रह्मास्त्र के बहाने जो हमने बातचीत की है उस पर उसमें उनको कुछ मज़ा आया होगा, क्योंकि हमने हिंदी सिनेमा के तमाम ट्रेंड्स पर बातचीत की है, समाज और सिनेमा के रिश्तों पर बातचीत की है इस बहाने। आप सबका इस बातचीत में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और दर्शकों का भी शुक्रिया कि उन्होंने इस कार्यक्रम को देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।